ही ने स्कूल खोला था जिसमें हम सिर्फ उन ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। पैसे वाले आते भी हैं तो हम उनका एडमिशन जानबूझ के नहीं लेते, क्योंकि उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने कहा पैसे कमाने के हज़ार तरीके हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए वो एक मेन चीज़ होती है। देखिए, ये मुद्दा तो घूमते घूमते कहीं ना कहीं राजनीति तक पहुंच जाता है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी जो इस टाइम की चाहे कहिए सरकार हो या जो पहले भी रही है, उनसे खासी नाराज़गी मेरी रहती है। सिस्टम से मैं काफ़ी लड़ती हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लोगों के लिए। क्योंकि आप बाकी चीज़ें, आप क्या धर्म ले लो, आप पूजा पाठ कर लो, आप ये सब कर लोगे, लेकिन आज के समय में अगर इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आपको किसी के साथ स्टैंड करना है तो आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी देवतुल्य दर्शकों को सीपी भट्ट का प्रणाम। आज हमारी परम पूजनीय बहन श्री स्वर्गीय माया भट्ट जी का आज जन्म दिवस है, जो समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत काम किया है। एक समाजसेवी के रूप में, एक विद्यालय संचालक के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, साहित्य में काफ़ी उनका सहयोग रहा है। अब आज हम जो भी कुछ हैं उनकी ही बदौलत है, जहाँ भी खड़े हैं। हमारे कैरियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम उनकी सुपुत्री सौम्या भट्ट जी, विशाल भट्ट जी, उनकी पुत्रवधू अंजू भट्ट जी, इन सभी लोग के सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक भजन संध्या भी है और लोकगीत कार्यक्रम भी है, भोजन के प्रसाद ग्रहण भी रखा गया है। हम चाहेंगे कि हमारी पुतली बहन जहाँ भी हो खुश रहें। आज उनके बदौलत, आज उनके आशीर्वाद से आज जो भी हमारी एक सरजमी तैयार हुई है, उनका आशीर्वाद है। आज हमारा परिवार उनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। हम बहुत, इसलिए हमारे लिए बहुत भावुक क्षण है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ के थी। हमारे लिए एक्टिंग में सबसे बड़ा सहयोग था तो उन्हीं का था। पहले कहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी थी, तो गांव पे आज आप मना रहे थे, क्या कारण रहा था? कारण देखिए क्या है, हमेशा उनका जो ये जन्म दिवस है लखनऊ मनाया जाता था। ये अचानक प्लानिंग हुआ कि उनका अपने जन्मभूमि से बहुत ही लगाव था। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हर साल यज्ञ में आती थी। किसी को भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में हाईकोर्ट से संबंधित कोई काम या शिक्षा चिकित्सा किसी से संबंधित कोई काम, विवाह में किसी बच्ची को किसी धन की आवश्यकता पड़ी है, A to Z किसी तरह की आवश्यकता पड़ती थी तो हमारी पूजनीय बहन उनका यथासंभव सहयोग भी करती थी। और उनका लगाव था गांव से। वो बहुत भले किसी भी ऊंचाई पर थी, लेकिन उनकी जो ज़मीन थी हमेशा बिल्कुल खाटी माटी की थी। वो तो लोगों ने, सौम्या भट्ट जी ने, अंजू भट्ट जी ने, विशाल जी ने निर्धारित किया कि हम लोग इस बार माता जी का, हमारी पूजनीय बहन जी का जो है, उनका जो जन्मदिन है, इस बार अपने ग्राम सभा पुंडा में ही बनाएंगे। ये एक प्री प्लान था पहले से, क्योंकि हर साल लखनऊ मना है, इस बार एक साल ये था। इसके बाद जहाँ उनकी ससुराल है, हर जगह एक बार धीरे धीरे उनका, जहाँ से उनसे संबंधित जो भी जगह है, करने के लिए पूरी कोशिश रहेगी। इस कार्यक्रम में दिख रहे काफी लोग आ रहे हैं, कौन कौन? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में तो प्रभूषण शरण जी आने वाले थे। हम उनके लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ लैंडिंग की थोड़ी सी दिक्कत थी, और उसके बाद कुछ और भी उनका प्रोटोकॉल हम मेंटेन नहीं कर पाए, या कुछ और भी दिक्कत थी उनको, कहीं और जाना था उनको, तो इसलिए उनका अचानक उनका आगमन जो है वो कैंसिल हुआ है। और आने के लिए भी हमारे पूर्व विधायक श्री सत्यप्रकाश मित्र त्रिपाठी जी जो थे, तो भी आए थे। हमारे सजना के वर्तमान विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी भी आए थे। उसके बाद हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी। देखिए, दुखी सभी लोग हैं। दुखी क्योंकि क्या है, एक बहुत कड़वा सच है, किसी के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसकी जगह है कोई ले नहीं सकता। वो अपने आप में महिला थी, लेकिन एक पुरुष से ज़्यादा उनके अंदर आत्मशक्ति थी। उनके अंदर मैनेजिंग का जो पावर था बहुत ही ज़बरदस्त था। वो हर परिस्थिति में अपने आप को, एक वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा संपन्न होने के बाद, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपए होने के बाद तो खुशहाल बहुत लोग रह सकते हैं। वो विषम परिस्थितियों में वो जीरो से हीरो बनी है। वो महिलाओं के लिए एक आइकॉन की आवश्यकता है, और हमारी खुद की आइकॉन वही है। उनके जीवन पद्धति से, उनके कदम चिन्हों पर चल के हमने जीना सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और हमारे लिए तो एक तरीके से देवता तुल्य। अपने सासू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए वो सासू माँ इस काइंड ऑफ थोड़ा कंट्रोवर्सी वर्ड हो जाता है। माँ ठीक है उनके लिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए माँ नहीं थी, वह अपनी बेटी के लिए माँ नहीं थी, वो उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम कन्याओं के लिए माँ थी जिसको कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो वो हमेशा उनके लिए खड़ी हुई। तो मैंने कभी भी उनको सासू माँ नहीं बुलाया, हमेशा उनको माँ ही बुलाया है। मेरी सगी माँ से पढ़ के उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इस माटी से वो जन्मी है और उन्होंने इतने लोगों का उद्धार किया है, खासकर औरतों को लेके और फीमेल्स को लेके उनके लिए खास कॉर्नर था, क्योंकि जिस माटी से वो निकली हैं वहाँ पे जिस तरीके से दबी कुचली महिलाएं थी उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने इस चीज़ों पे बहुत काम किया, कई संस्थाएं बनाई हैं। तो उसी संस्थाओं को अब मैं और हमारे हस्बैंड और हमारी ननद सौम्या भट्ट जी हम उसको आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो परिपाटी है वो हमको बनाए रखी है। आज इस मिट्टी पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि इस मिट्टी ने जो हमें देवी स्वरूप माँ दी है तो उसका धन्यवाद हमें करना था। हम लखनऊ में कर पाते थे, समय का थोड़ा अभाव था, लेकिन आज के टाइम पे हमें ये समय निकालना था स्पेशली कि हम इस माटी पे आके उन सभी लोगों को धन्यवाद कर पाएँ, इस माटी को धन्यवाद कर पाएँ जिन्होंने उस माँ को जन्म दिया, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं उन तमाम औरतों के लिए मिसाल बनी हुई। तो बस यही एक मकसद था कि हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए आप क्या आप सबके अपने बीच। सासू जी के पत्रिका पे चले? जी, कोशिश मेरी 100% है, लेकिन कहते हैं ना कि सितारा एक ही होता है, बाकी तारे होते हैं, तो हम उन्हें फॉलो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो जो थी वो बनने की हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उनके जैसा बन नहीं सकते हैं। जिस तरह से अभी मामा जी ने बताया है कि उन्होंने सामाजिक कार्य किया, तो क्या आप इस तरह का कार्य कर रही हैं? जी, मेरे पास मेरा एक सिटी नोबल स्कूल है, उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो माँ ही ने स्कूल खोला था जिसमें हम सिर्फ उन ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। पैसे वाले आते भी हैं तो हम उनका एडमिशन जानबूझ के नहीं लेते, क्योंकि उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने कहा पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए वो एक मेन चीज़ होती है। जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं, उनके पास भी अथाह पैसा था, लेकिन आज उनके जाने पे अगर सबकी आंखें नम हैं तो रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि उनके किए गए कार्य आज सबको याद है। सेम वैसे ही मेरी माता जी थी, उनका कहना था कि अगर आप अपनी मूलभूत चीज़ों को, आवश्यकताओं को एक उसमें पिरो के रखेंगी और लोगों की सेवा में लगेंगी तो आपके रहने पे और आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। तो बस वही फॉलो करते देखा जा रहा है शिक्षा को आज व्यवसायिक रूप में बदल दिया है। शिक्षा के स्तर को खत्म कर दे रहा है, सिर्फ रुपया कमाने की बात कर रहे जी। हैं। ऐसे में आप किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो व्यवसायिक बना दिया? देखिए, ये मुद्दा तो घूमते घूमते कहीं ना कहीं राजनीति तक पहुंच जाता है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी जो इस टाइम की चाहे कहिए सरकार हो या जो पहले भी रही है, उनसे खासी नाराज़गी मेरी रहती है। सिस्टम से मैं काफ़ी लड़ती हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लोगों के लिए। क्योंकि आप बाकी चीज़ें, आपके धर्म ले लो, आप पूजा पाठ कर लो, आप ये सब कर लोगे, लेकिन आज के समय में अगर इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आपको किसी के साथ स्टैंड करना है तो आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप अपने आप को कहीं भी स्टैंड कर सकते हो, वरना कोई भी, आप छोटे से दुकानदार के पास भी चले जाओ, वो आपको कोई भी हिसाब बता के भेज देगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की सबसे बेसिक नीड है एजुकेशन, उस पर सरकार वर्क क्यों नहीं करती। जब हम जैसे छोटे लोग, तुच्छ लोग, मेरी माँ ने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया, हम जैसे छोटे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो मूलभूत आवश्यकता है, इतने टैक्सेस लेने के बाद भी हम उस पर काम क्यों नहीं करते। स्कूल है, अस्पताल है, ये हमारी बेसिक नीड है। हम अलग से इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम अलग से स्कूल की फीस भर रहे हैं, स्कूल भी नहीं पढ़ा रहा है, ट्यूशन के लिए अलग पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों एक ऐसा देश का निर्माण नहीं हो रहा है जिसमें शिक्षा के लिए एक अलग से स्थान हो, जिसमें सुरक्षा के लिए एक अलग से स्थान हो। अस्पतालों की सुविधाएं विदेशों जैसी क्यों नहीं है? क्या हम टैक्स कम भर रहे हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ की भी लड़ाई इसी चीज़ के लिए थी और आज हमारी भी लड़ाई इसी चीज़ के लिए है। क्या कभी आपने इस मुद्दों को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के आवाज उठाई? जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, केजरीवाल जी से जुड़ी हुई हूँ। मैं पूर्व मेयर के लिए चुनाव भी लड़ चुकी हूँ लखनऊ में, और केजरीवाल जी की तारीफ मैं सिर्फ ये करूँगी कि दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने जो कैडर दिया है, दिल्ली के अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने जो एक लेवल दिया है, उसके बाद मुझे सिर्फ इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। और आज मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ निजी जीवन में भी, और अगर मुझसे कोशिश हो पाती है तो मैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे मुद्दे यही रहते हैं। योगी और मोदी जी को इसमें कितना जिम्मेदार मानती है? देखिए, राजनीतिक ज़्यादा बहाव में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं किसी सरकार के अपोज में भी नहीं हूँ और मैं किसी सरकार के बहुत ज़्यादा साथ में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनता के साथ हूँ।
जनता को ये सवाल उठाना चाहिए, चाहे वो अभी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। उसका मुद्दा ये होना चाहिए कि मैं टैक्स भरता हूँ तो मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुझे भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे अस्पतालों के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेन मुद्दा आपका ये है। उस पर अगर जनता सवाल उठाएगी तो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो, वो सवाल उठाने पे आपका जवाब देने के लिए मजबूर होंगे। तो ये काम जनता का है।